स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग डीकोलोनाइजिंग द माइंड डिस्कस कर रहे हैं MEG 10 यूनिट ब्लॉक 8 यूनिट 3 थर्ड का, उसमें एक पॉइंट स्किप करके हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड रजिस्टिंग न्यू कॉलोनियलिज्म। अब ये क्या है न्यू कॉलोनियलिज्म? The forces of neo-colonialism are those powerful Western nations that seek to subordinate and exploit and hegemonize without engaging in military conquest। देखिए, न्यू कॉलोनियलिज्म हो सकता है नया टर्म हो आपके लिए। न्यू कॉलोनियलिज्म में क्या हो रहा है? ये नया तरह का कॉलोनियलिज्म है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी वेस्टर्न नेशन जो हैं वो सबऑर्डिनेट करना चाहते हैं ईस्टर्न नेशंस को, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, हेजिमनाइज करना चाह रहे हैं। हेजिमनाइज का मतलब समझ रहे हैं? कैसे एक हायरार्की क्रिएट करके अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश। विदाउट इंगेजिंग इन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, यानी बिना लड़ाई लड़े, बिना अपना युद्ध कौशल दिखाए, बिना अपने मिलिट्री का यूज़ किए हुए हेजिमनाइज वो कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट बना रहे हैं, एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। The agenda is furthered by the activity of liberalization, privatization and globalization to facilitate the movement of transnational capital। तो उसमें क्या है, कैसा एजेंडा फॉलो किया जा रहा है? लिबरलाइजेशन। उसके लिए जो एजेंडा है, ये काम करने के लिए न्यू कॉलोनियलिज्म के एक्सपेंशन के लिए जो एजेंडा है, उस एजेंडा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? लिबरलाइजेशन यानी छूट देना चीज़ों में, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर देना, यानी पब्लिक, पूरी पब्लिक या सरकार के हाथ में चीज़ें ना हो, इंडिविजुअल्स के हाथ में, तो प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच बनाने के लिए ग्लोबलाइजेशन टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल कैपिटल, यानी एक नेशन से दूसरे नेशन में कैपिटल के मूवमेंट के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं फर्दर जो है इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? द ओपन मार्केट पॉलिसी ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फेल्स टू इंश्योर अ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द प्लेयर्स इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। ये बिल्कुल सही है। ओपन मार्केट पॉलिसी सॉरी। देखिए क्या होता है, इकोनॉमी को लेकर के अलग अलग गवर्नमेंट्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो ऑब्वियस है ना कि अगर सबके लिए छूट सेम दे दी जाए तो जो लोग ज़्यादा संपन्न हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं इकोनॉमिकली, वो ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए सरकारें कुछ ऐसी पॉलिसी बनाती हैं, कुछ मामलों में छूट देती हैं, कुछ मामलों में वो कंट्रोल रखती हैं, नियंत्रण रखती हैं, ताकि सबको ठीक ठाक कमाने खाने का अवसर मिल जाए। अगर ओपन मार्केट पॉलिसी आ जाएगी या रहती है जहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, कह रहा है कि हर प्लेयर्स, ग्लोबल इकोनॉमी के हर प्लेयर को उसमें प्ले करने का मौका नहीं मिलता है, उसमें अपने आप को शामिल करने का मौका नहीं मिलता है। द इकोनॉमिकली वीकर नेशंस ऑफन हैव टू सबमिट टू द डिमांड्स ऑफ द पावरफुल यूरोपियन अमेरिकन कंबाइंस। और देखिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झोल कलीज है, जो वो ये होता है इस तरह से, जो इकोनॉमिकली जो देश कमज़ोर हैं वो क्या करते हैं, उनको यूरोपियन अमेरिकन कंबाइंस, यानी यूरोप के देश या इवन USA आज के समय जिस तरह से डोमिनेट कर रहा है अपनी इकोनॉमी के कारण, अपने पावर के कारण, तो जो वीकर नेशन हैं उनको सबमिट करना होता है। जो भी उनसे कहा जाता है उसको वो फॉलो करते हैं, डिमांड को पूरी करते हैं, वो लोग करना पड़ता है उनको, दे हैव टू फॉलो। This facilitates a global interface that has tremendous cultural consequences for the developing and underdeveloped economies of the world। और इसमें क्या होगा? अच्छा, अभी आपको सुन करके शायद लग रहा हो कि आप शायद लिटरेचर नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए यही फ़ायदा है लिटरेचर पढ़ने का। लिटरेचर फ़ायदा कह लीजिए या चैलेंज कह लीजिए, लिटरेचर पढ़ने वाले को पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, समटाइम्स साइंस की समझ अच्छी होनी चाहिए। साइकोलॉजी, फ़िलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी,
कह रहा है इससे क्या होगा, एक ग्लोबल इंटरफेस तैयार होता है किस चीज़ के लिए, ट्रिमेंडस कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, और उसका दुष्प्रभाव क्या है, बहुत तरह के कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। नुकसान होता है कल्चरल लेवल पर उन देशों का, किन देशों का, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं दुनिया में। The spectacular growth of mass media and communication technology as well as information technology has posed new threats of cultural domination। देखिए हम लोग किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को और क्लियर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से मास मीडिया का ग्रोथ हुआ है, जो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो ऑब्वियस है ना कि इन मामलों में जो देश बेहतर होंगे वो अपना ही प्रमोशन करेंगे ना, वो अपना ही अपने आप को ही दिखाएंगे। यही कारण है ना, जैसे आप जब देखते हैं, अगर अमेरिका जैसे देश में बनी मूवीज़ को देखते हैं तो आप देखते हैं वहाँ की सड़कें, वहाँ की गाड़ियाँ, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, सारी खूबसूरत चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि वहाँ क्या सब कुछ खूबसूरत है? और यहाँ अगर कोई आता है उस इंक्लिनेशन का बंदा जिसको कमी दिखानी है हमारे देश में, तो वो जब जाएगा यहाँ के झुग्गी झोपड़ियों से होकर के गुजरेगा, ख़राब सड़क से होकर के गुजरेगा, तो वहाँ की फ़ोटो लेकर के पोस्ट करेगा। मैं नहीं कहता कि सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये एक माइंड सेटअप है। अगर वो उस ढंग से न्यू कॉलोनियलिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि आपको समय समय पर नीचा दिखाया जाए और वर्ल्ड लेवल पर उनको बेहतर समझा जाए। तो दो तरीके होते हैं खुद को बेहतर साबित करने के लिए, एक या तो खुद को बेहतर बना लीजिए, या तो दूसरे को अपने से कमतर साबित कर दीजिए, उसकी टांग खींचिए, है ना। तो कह रहा है कि ये जो मास मीडिया है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये नई चुनौतियाँ लेकर के आई है। हाँ, हैज़ पोज्ड न्यू थ्रेट्स ऑन कल्चरल डोमिनेशन हुज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलरेडी अपैरेंट। तो इसलिए हम देखते हैं कि कैसे इसकी कमियां बाकायदे निकल करके सामने आई हैं, दिखती हैं हमको। नॉट ओनली इन इम्पैक्ट स्टडीज़ बट ऑल्सो इन द रेजिस्टेंस मेथड्स दैट मे बी अडॉप्टेड। तो कहाँ पर वो चीज़ विजिबल हो रही है? स्टडीज़ में स्पेशली देखते हैं आप। थियरीज़ की ही बात कर लें, जब आप इवन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप कितनी थियरीज़ पढ़ते हैं इंडियन थिंकर्स की। वो तो इग्नू के सिलेबस को मैं थोड़ा बेहतर मानूंगा इस मामले में कि इसने काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि कम से कम इंडियन थिंकर्स को भी पढ़ने का एक मौका मिला हुआ है स्टूडेंट्स को। और जगहों पर भी है, मतलब ऑब्वियस है कि पेपर के ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर ऑप्ट कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में भी वैसे होता है कि अमेरिकन, जैसे हमारे यहाँ BHU में था तो उसमें अमेरिकन और इंडियन में से एक चूज़ करना था। तो क्या माइंड सेटअप था हमारा, क्या बातें हमें बताई गई थी, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे। उन दिनों इंडियन लिटरेचर से बहुत कम क्वेश्चन आते थे जो है नेट वगैरह में, तो ऑब्वियस है कि हम लोगों ने अमेरिकन लिटरेचर लिया हुआ था। तो अब जब क्वेश्चन बढ़ने लगे, इंडियन लिटरेचर के ट्रांसलेशन के पढ़ने लगे, तो अब लग रहा है कि हाँ इंडियन भी लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो माइंड सेटअप जो है उसी की बात यहाँ पर भी की जा रही है, जो माइंड सेटअप है हमारा। अब जैसे लास्ट सेमेस्टर में हमारे ऑप्शन में यूरोपियन स्टडीज़ थी, तो यूरोपियन स्टडीज़ पढ़ाई नहीं जा रही थी। वहाँ पर एक ट्रांसलेशन का पेपर था और या तो न्यू लिटरेचर। तो फिर से वही नेट वाली बात, न्यू लिटरेचर में पूरे वर्ल्ड का कहीं ना कहीं आप लिटरेचर पढ़ते हैं, या अफ्रीकन लिटरेचर या कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, तो लोग उधर जा रहे थे, न कि ट्रांसलेशन वाले पोर्शन पर जिसमें कि आपको इंडियन लिटरेचर पढ़ना था। हम लोगों ने ट्रांसलेशन वाला लिया था और ज़्यादातर लोगों ने जो है न्यू लिटरेचर लिया हुआ था। तो ये जो इंक्लिनेशन है लिटरेचर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी, जिस तरह से उनको जो है माहौल मिलता है, सीनियर्स का सजेशन मिलता है, वो कैसे माइंड सेटअप किया हुआ है इवन स्टडी में भी, कि वो उधर ही भागते हैं, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना और जानना ज़्यादा ज़रूरी लगता है उन्हें। इसी बात पर और कह रहा है कि जिस तरह से रेजिस्टेंस एडॉप्ट किया गया है या रेजिस्टेंस जो है पुट करना चाहिए, उसके मेथड को भी उसके मेथड पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग नामवर सिंह को थोड़ा सा पढ़ेंगे।
नामवर सिंह एक जाना माना नाम है हिंदी लिटरेचर में, जानते होंगे। हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक रहे हैं नामवर सिंह। अगर मैं गलत ना हूँ तो डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के बाद जो एक बड़ा नाम है आलोचना के क्षेत्र में, वो नामवर सिंह का ही था। उनके भाई साहब काशी नाथ सिंह अभी हैं बनारस में। इज़ अ ग्रेट हिंदी राइटर, वेल नोन नॉवेलिस्ट, जिनका नावल था काशी काशी, उस पर वो क्या बोलते हैं, मूवी भी बनी हुई है जिसमें सनी देओल लीड रोल में है। नामवर सिंह की बात करते हैं। नामवर सिंह इवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो जब डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड की हम बात करेंगे तो यानी हम बात कर रहे हैं नामवर सिंह की। नामवर सिंह का ऐसे लिखा हुआ है डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड। उसमें वो बताते हैं कि डीकोलोनाइजेशन एक सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट रहा है 20th सेंचुरी का। डीकोलोनाइजेशन का मतलब कैसे हम कोलोनाइज्ड थे, हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, तो आज़ादी केवल बाहरी स्तर पर आई या हम सचमुच आज़ाद हुए, हमने अपने आप को डीकोलोनाइज्ड किया उनके थॉट से, उनके कल्चर से, उनके प्रभाव से। Importantly, he goes on to express his anxiety about the new onslaught of colonization and explores the ways in which neo-colonialism can be resisted. तो उनकी जो परेशानी है, जो उनकी एंग्जाइटी है न्यू ऑनस्लॉट को लेकर के, कॉलोनाइजेशन के, तो इसलिए वो इन चीज़ों के बारे में, कुछ तरीक़ों के बारे में बताते हैं कि कैसे न्यू कॉलोनियलिज़म को रजिस्ट किया जा सकता है। न्यू कॉलोनियलिज़म क्या है, इसके बारे में हमने पहले लाइन में चर्चा कर दी थी। He rejects the easy solutions of turning to tradition. कह रहे हैं कि सीधे अपने ट्रेडिशन की तरफ मुड़ना एक आसान तरीका अगर आप मान लें तो ये सही नहीं है। टू नेशनलिज्म और टू एन एंटी वेस्ट सेंटिमेंट। देखिए क्या कह रहे हैं कि ट्रेडिशन की तरफ मुड़ जाना, नेशनलिज्म करना, राष्ट्रवाद के नाम पर जो है तरह तरह की बातें करना, या सीधे वेस्ट सेंटिमेंट का पूरी तरह से विरोध करना, ये सही तरीका नहीं होगा न्यू कॉलोनियलिज्म को रजिस्ट करने का। तो क्या होगा? सिंह सजेस्ट्स सेटिंग अप of a global network of resistance along with the many anti-imperialist individuals and groups who have actively expressed their disagreement with colonialism and imperialism. क्या कह रहे हैं इसके लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस बनाना होगा, यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक नेटवर्किंग करनी होगी इसके लिए, विद मेनी एंटी इम्पीरियलिस्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, जो कई ग्रुप्स हैं, कई इंडिविजुअल्स हैं जो इम्पीरियलिज्म और क्या है, कॉलोनियलिज्म और एम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ में हैं, उन सबको एकजुट होकर के एक साथ आना पड़ेगा। यानी यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, या यूँ कह लीजिए कि वसुधैव कुटुम्बकम को फॉलो करना होगा। पूरे दुनिया के लोग जो इन चीज़ों के विरोध में, उन सभी को एक साथ आना होगा। The West is seen as a complex, multidimensional entity with which we need to negotiate with care and not to dismiss out of hand. क्या बात है। कह रहे हैं कि वेस्ट जो है उसको आपको हल्के में नहीं लेना है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ है। वेस्ट यानी वेस्टर्न वर्ल्ड मल्टी डायमेंशनल एंटिटी है, मतलब कई हाथ पैर हैं उसके। कई हाथ पैर है का मतलब कई डोमेन या कई जो है फील्ड में उसकी पकड़ है, तो इसलिए उसके साथ निगोशिएट करना होगा, तो काफ़ी केयर से करना होगा। तो ऑब्वियस है कि यूनाइटेड रहना होगा, एंड नॉट टू डिसमिस आउट ऑफ हैंड। जैसे अभी देखिए उत्तर प्रदेश में 5 साल की संविदा वाली बात आई थी निकल करके कि सरकारी नौकरी में पहले 5 साल तक संविदा पर रखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, उसके बाद हर 6 महीने पर इवैल्यूएशन होगा और फिर जो है परमानेंट किया जाएगा। विरोध हुए, जमकर विरोध हुए, तो फिर माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आकर के कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा था। तो अब क्या सच्चाई है, नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि अगर सरकार कुछ गलत करती है या कोई कुछ गलत करता है, तो जिनके साथ गलत हो रहा है अगर वो एकजुट होकर के उसके खिलाफ़ खड़े हो जाएं, तो शायद
ज़्यादातर केस में हम देखते हैं कि विरोध करने पर हम किसी न किसी सॉल्यूशन तक पहुंच ही जाते हैं। तो यहाँ पर नामवर सिंह जी का कहना है कि अगर वेस्टर्न डोमिनियन या न्यू कॉलोनियलिज्म से अपने आप को बचा करके रखना है तो यूनाइटेड होकर के रहना होगा। जितने सारे लोग और इंडिविजुअल्स और ग्रुप जो है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ हैं उनको एक साथ आना होगा। ठीक है। सिंह मेंटेन्स दैट देयर इज़ नो वन सिंपल गिवन ट्रेडिशन इन इंडिया, नो वन सिंपल गिवन। ऑब्वियस है, इंडिया इज़ अ मल्टीकल्चरल कंट्री, है ना, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे देश में। एनी ट्रेडिशन दैट इज़ यूज्ड टू अपोज द ऑनस्लॉट ऑफ colonialization will have to be reconstructed as the rediscovery of the past by the present as desired। ऑब्वियस है कि कोई भी ट्रेडिशन अगर हम फॉलो करें तो उसको, भले वो ट्रेडिशन ऑब्वियस है कि पास्ट का है, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना प्रेजेंट की नीड के हिसाब से। दिस मीन्स दैट द ट्रेडिशन दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड एज द पास्ट ऑफ द कंट्री विल बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। दिस विल दस बी अ बायस्ड वर्जन ऑफ ट्रेडिशन। तो इस हिसाब से अगर कहें कि ट्रेडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं तो बायस्ड वर्जन हो गया, क्योंकि हम उसको प्रेजेंट के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। हुज ट्रेडिशन इज़ इट टू बी, तो बोले तो ऐसे में वो ट्रेडिशन होगा किसका अगर ऐसा करोगे आप तो। द टू एग्जाम्पल्स सिंह गिव्स आर दोज ऑफ द इंपीरियल पावर्स ऑफ टुडे हु स्टिल हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रीवियस कॉलोनीज। कह रहा है, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रहे हैं सिंह, नामवर सिंह। इंपीरियल पावर जो पहले दूसरे देशों को गुलाम रख चुके थे, आज भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट दिखता है कॉलोनीज़ को लेकर के। अ थर्ड वर्ल्ड एज अ बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव प्लेस क्या है, हो स्टिल हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन दियर प्रीवियस कॉलोनीज़। और प्रीवियस कॉलोनीज़ को आप जानते हैं कि उसको क्या नाम दिया गया है, चाहे वो इंडिया हो या अफ्रीका हो, इन्हें क्या नाम मिला है इन लोगों के द्वारा, या वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोप के द्वारा क्या नाम मिला है, थर्ड वर्ल्ड। एंड एज अ बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव प्लेस। प्रिमिटिव का मतलब वो कह लीजिए कि जहाँ से शुरुआत हुई रही हो मानव सभ्यता की, वो आदि मानव वाली स्थिति, ऐसे जगह माने जाते हैं ये अनसिविलाइज्ड पीपल के रहने की जगह, थर्ड वर्ल्ड। The imperial forces pick out of India's past only those things that help consolidate the image of primitiveness and backwardness। ये सही बात है। अभी जैसे मैं बता रहा था आपको कि अमेरिका वाले जिस तरह से फ़ोटो अगर खींचेंगे तो खींचते कैसे हैं आकर के, अमेरिका वाले या इंग्लैंड वाले स्पेशली, जिससे कि आपकी बुराई नज़र आए आपको। इंपीरियल फोर्सेस जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो इंपीरियलिज्म फैलाना चाहते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को उठाएंगे आपके पास से और आपको बताएंगे कि देखो तुम कितने बड़े शैतान थे, कितने बड़े अनकल्चर्ड थे, देखो तुम्हारे यहाँ सती प्रथा होती थी, हमने बंद कराया उसको। तुम्हारे यहाँ हस्बैंड के मर जाने के बाद वाइफ को ज़बरदस्ती आग में फेंक दिया जाता था। हमारा विलियम बेंटिंग था जो तुम्हारे यहाँ का कोई राजा राम मोहन राय था, उसके साथ मिलकर के विलियम बेंटिंग ने इसको कानून ला करके ख़त्म करवाया। मतलब एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई जाएंगी, वो दिखाते हैं। कह रहा है कि द इंपीरियल फोर्सेस पिक आउट ऑफ इंडियाज पास्ट ओनली दोज थिंग्स दैट हेल्प कंसोलिडेट द इमेज ऑफ प्रिमिटिवनेस एंड बैकवर्डनेस। द सेकंड एग्जांपल इज दैट ऑफ द वन डायमेंशनल एंड नैरो ट्रेडिशन प्रेजेंटेड बाय हिंदू फंडामेंटलिस्ट एज इंडियाज रियल पास्ट। दूसरा एग्जाम्पल नामवर सिंह बताते हैं वो ये है, उसमें भी गड़बड़ी है कि इंडिया के पास्ट को केवल हिंदू का पास्ट दिखाया जाता है। Both these groups create a tradition with a motive that is either political or commercial or both। कह रहा है ये दोनों तरह की जो सोच है, या तो ये दिखाना कि सब कुछ गलत ही था यहाँ पर, या तो दूसरा जो है जो स्टाउंच सपोर्टर ऑफ हिंदुइज़्म हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, बिगट्स हैं, BIGOTS, हाँ, कट्टरपंथी, कट्टरवादी। तो दोनों कह रहा है कि ये दोनों जो ट्रेडिशन है, दोनों में गड़बड़ी ये है कि या तो पॉलिटिकल या कमर्शियल मोटिव है दोनों का, या तो दोनों है। सिंह ऑल्सो रिजेक्ट्स द ऑप्शन ऑफ रजिस्टरिंग न्यू कॉलोनिज्म थ्रू द नेशनलिस्ट एलेगोरी। नेशनलिस्ट एलेगोरी के हेल्प से भी न्यू कॉलोनिज्म के ऑप्शन, न्यू कॉलोनिज्म के रजिस्टर करने के ऑप्शन को वो रिजेक्ट करते हैं। हुज नेशन ही आस्क्स, कह रहे हैं कि किसका देश। द पुअर, द बैकवर्ड, द दलित डू नॉट अकॉर्डिंग टू हिम आइडेंटिफाई विद द नेशन एज इट करेंटली ऑब्टेन्स। गरीब जो हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं,
वो तो इस नेशन की परिभाषा में फिट नहीं बैठते। ही पॉइंट्स आउट दैट द नेशनलिज्म दैट एग्जिस्टेड एज एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी वो ख़त्म हो गया। देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू रिवाइव इट, उसको फिर से रिवाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इन्वोक इट वंस अगेन। इंस्टेड सिंह आर्ग्यूज दैट रेजिस्टेंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द रियलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट। बेहतर होगा कि हम वास्तविकता पर ध्यान दें, अभी रियल प्रेजेंट की रियलिटी है उस पर ध्यान दें। इन अ रिल्म ऑफ कल्चर, सिंह आर्ग्यूज, though a small percentage of society has been culturally or colonized, that too superficially, it is important to realize that this colonialism is hegemonic। कह रहे हैं कि इन द रिल्म ऑफ कल्चर, कल्चर की अगर हम बात करें, कल्चर के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो कह रहे हैं कि ये बात है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ सोसाइटी जो है वो कल्चरली कोलोनाइज थी। अब स्मॉल परसेंटेज ऑफ सोसाइटी में आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा था, या हुआ है, या हो रहा है अभी भी। जिस तरह से मिशनरीज़ का वर्क रहा है, और उन लोगों ने आकर के बाकायदे कुछ लोगों को, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल को जो है उनका रिलीजन कन्वर्ट करा दिया उनको, तो ऑब्वियस है कि उनके कल्चर में भी बदलाव आ गया। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं वो, कि जो कोलोनाइजेशन है वो हेजिमोनिक है। तो हेजिमोनिक, इसका प्रभाव बाकायदे आइडियोलॉजी के थ्रू होता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में आ जाती है, वो हेजिमनी। That is the colonization of the small percentage of Indians is one that constitutes cultural control and exerts power। तो इस तरह से वही स्मॉल परसेंटेज जो है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकता है और डालता है कल्चरल कंट्रोल करने के लिए और पावर एग्जर्ट करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो टू रिमेंबर दैट दिस स्मॉल परसेंटेज ऑफ कल्चरली कोलोनाइज्ड पीपल बिलोंग टू द क्लास दैट क्लेम्स टू हैविंग चेंज्ड एंड डेवलप्ड लिटरेचर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। और क्या कह रहा है, It is important also to remember that this small percentage of culturally colonized, जो culturally colonized people हैं, उनका ये दावा है in the post independence period, यानी 1947 के बाद, वो क्लेम करते हैं कि वो to having changed and developed literature, वो उनका ये क्लेम है कि उन्होंने लिटरेचर को प्रभावित किया है। Singh's cynicism against this class is evident and he ironically points out that this is the class that claims to have effected decolonization। और आयरनिकली बात यह है कि यहाँ पर विडम्बनापूर्ण ये है। साइनिसिज्म का मतलब काफ़ी जो है कड़वे अंदाज में वो जो है बुराई करते हैं उन सबों का, इस क्लास का, और आयरनिकली पॉइंट आउट करते हैं कि दिस इज़ द क्लास दैट क्लेम्स टू हैव इफेक्टेड डीकोलोनाइजेशन इवन दो इट वाज अ स्यूडो डीकोलोनाइजेशन। कह रहे हैं कि ये लोग दावा करते हैं कि इन लोगों ने जो है डीकोलोनाइज्ड करने में हेल्प किया है, जबकि ये स्यूडो डीकोलोनाइजेशन था। स्यूडो का मतलब नकली, छद्म, जिसको बोलते हैं छद्म डीकोलोनाइजेशन। नंबर सिंह रिकमेंड्स दैट वी शुड नॉट डिसोशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम द प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स इन द वेस्ट। ऑब्वियस है, वेस्ट में जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट है उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। इन सर्च ऑफ अ डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी फॉर थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर, थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर की एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको यूरोप से या जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे, उनके प्रोग्रेसिव थॉट से अलग नहीं होना चाहिए। द मॉडल फॉर थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर कुड बी द लिटरेचर ऑफ द सोशलिस्ट ब्लॉक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। कह रहे हैं कि जो मॉडल थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर का होना चाहिए वो हो सकता था क्या, सेकेंड वर्ल्ड का सोशलिस्ट ब्लॉक। सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता है रशिया को, ठीक है, तो रशिया का सोशलिस्ट ब्लॉक का जो लिटरेचर है उस ढंग से थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर हो सकता है। ऑल दो द सेकेंड वर्ल्ड इज़ बिगिनिंग टू डिसइंटीग्रेट। ऑब्वियस है, कैसे रशिया पहले 14 देश एक में हुआ करते थे, फिर उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। इस लिटरेचर इज़ नॉट, क्या बात है, कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड भरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया लेकिन उसका लिटरेचर अभी भी इंटीग्रेटेड है। सिंह असर्ट्स दैट लिटरेचर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड इज़ मोर लिबरेटेड एंड एक्साइटिंग दैन दैट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पर वो सेकेंड वर्ल्ड को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिटरेचर को। नामवर सिंह रेजिस्टेंस टू न्यू कॉलोनियलिज्म लीड्स हिम टू फाइंड अल्टरनेटिव मॉडल्स फॉर अ थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर। और इस तरह से वो थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर के लिए एक अल्टरनेटिव लाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडल लाने की कोशिश किया उन्होंने। क्लियरली ही एक्सेप्ट द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू थ्री, अ पोजीशन एजाज अहमद सो स्ट्रांगली रिफ्यूटेड फ्रॉम द पोस्ट कॉलोनियल स्टैंड पॉइंट। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है कि नामवर सिंह ने सारी बातें कह तो दी लेकिन अपने आप को थर्ड वर्ल्ड मान लिया, अपने इंडिया को या और कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड में मान लिया। ये जो डिवीज़न रहा फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड को, इसके बारे में उन्हीं शब्दों में बात करने का मतलब है कि आप उस थॉट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये अब यहाँ पर अगेन अगर आप डीकंस्ट्रक्शन अप्लाई कर दें जैसा कि एजाज अहमद ने किया हुआ है, तो वो यही है कि आप बात कर रहे हैं डीकोलोनाइजेशन द इंडियन माइंड की, लेकिन आप खुद जिस तरह से थर्ड वर्ल्ड
टर्म का यूज़ कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर का यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अभी आपको मालूम होगा कि ज्ञानपीठ जो है इंग्लिश में नहीं मिला करता था, लेकिन अमिताभ घोष को मिला इस बार ज्ञानपीठ। अमिताभ घोष को जब कॉमनवेल्थ लिटरेचर प्राइज़ मिल रहा था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं ये प्राइज़ नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो टर्म है कॉमनवेल्थ, ये अपने आप में ये एहसास दिलाता है कि उन देशों का समूह है जो कभी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो अब ऐसा कोई अवार्ड लेने में मुझे फ़ख्र महसूस नहीं होगा, ये कह कर के उन्होंने डिनाई कर दिया था उसको लेने के लिए। तो बात वही है, देखिए जो बातें आप कह रहे हैं उसके कितने डायमेंशन हो सकते हैं, कितने इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर यही आपको समझ देता है। चलिए आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।